Hello, 8th class. Today we are going to read lesson number 4 of your SST. And your lesson number 4 is crafts and industries, means शिल्प और उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो भारत के हस्तशिल्पकार हैं उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. Listen carefully. The English East India Company was the group of British traders. The British traders made every effort to earn maximum profits. यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ग्रुप था, ब्रिटिश ट्रेडर्स का ग्रुप था. और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे यानी कि ब्रिटिश व्यापारी थे वो हर एक एफर्ट लगाते थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए. जैसे कि कोई एग्रीकल्चर, कमर्शियल या फिर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हो गई ब्रिटिश की, वो कब तक था इंडिया में, उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था इंडियन इकोनॉमी को. कब तक? 1947 तक. ठीक है. जो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म था यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, उन्होंने ब्रोक डाउन किया किसको? इंटायर स्ट्रक्चर को. किसके? इंडियन सोसाइटी और उसकी इकोनॉमी के. ठीक है. और ये जो इम्पैक्ट था वो किसका था? वो औपनिवेशीकरण का सारा प्रभाव था ये. ठीक है. जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, एम.जी. रानाडे, आर.सी. जो दत्त थे, उन्होंने क्लियर किया था अपनी राइटिंग में कि कैसे जो इकोनॉमिकल था, जो वो एक डेस्टिट्यूट यानी कि बेसहारा हो गया था इंडिया का. इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो एक तरह से बेसहारा हो गई थी. जो द ब्रिटिश कंपनी गॉट प्लेंटी ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने ढेर सारा जो प्रॉफिट था, बेनिफिट्स था, वो गॉट किया, प्राप्त किया इंडियन एम्पायर के थ्रू. स्पेशली उन्होंने प्रॉफिट गेन किया व्यापार, भारत में व्यापार से. और जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने एक मेजर मार्केट, भारत को एक मेजर मार्केट बना दिया था. किसके लिए? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए ब्रिटेन में. ठीक है. और कंसीडर किया इंडिया को किसके लिए? रॉ मटेरियल के सोर्स के लिए भी इंडिया उनके लिए बहुत ज़रूरी था. जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी वो एक मिथ्या नाम मात्र की ही थी. ठीक है. क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज थी वो मैन्युफैक्चर करती थी अपने गुड्स को इंडिया में, मैन्युफैक्चर नहीं करती थी अपने गुड्स को इंडिया में. वो सिर्फ क्या थी? एक इंडिया को एक ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पे यूज़ करती थी. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द इंडिजिनस इंडियन इंडस्ट्रीज डेक्लाइन, यानी कि जो स्वदेशी भारतीय उद्योग थे उनमें गिरावट कैसे आई. द ब्रिटिश पॉलिसी ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्टेड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को, हस्तशिल्प को एक तरह से बिल्कुल क्या कर दिया था? डिस्ट्रैक्ट कर दिया था. पहले जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इंडिया को एक्सपोर्ट करती थी एक बड़ी मात्रा में, इंडिया से एक्सपोर्ट करती थी बड़ी मात्रा में कॉटन टेक्सटाइल को, सिल्क को, मेटल वियर, ग्लास, ज्वेलरीज, सैंडलूम्स, इस तरह के. ठीक है. जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ गुड्स वर ऑल्सो यूज्ड, जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में नवाब्स, राजा और नोबल्स ने बड़ी मात्रा में इन गुड्स का इस्तेमाल किया. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिस्करेज करने लगी थी इंडियन गुड्स को. ब्रिटिश पीपल यानी कि ब्रिटिश पीपल के द्वारा इंडियन गुड्स नहीं अपनाया जाता था. उन्होंने बैन कर दिया था. ढाका से जो मसलिन मलमल होता था उसको इम्पोर्ट करना बैन कर दिया था. और जो चींट्स थे यानी कि जो छींटदार कपड़ा था उसको भी बैन कर दिया था 1720 में. ठीक है. जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो सफ़र करने लग गया और लास्ट में मतलब एक तरह से वो ख़त्म होता चला गया, क्योंकि वहाँ पे इंडियन जो बायर्स थे, कोई इंडियन बायर्स था ही नहीं, सारे ब्रिटिश थे और वो उसको खरीद नहीं रहे थे. तो फिर क्या होता? ठीक है. तो दीज वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, यानी कि इन पर सिर्फ जो ब्रिटिश सिविल सेवकों था उनका कब्जा हो गया था. और भारतीय हितों से, जो कि वो बिल्कुल भिन्न थे, उनका भारत में कोई हित था ही नहीं. ठीक है. विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स एंड द लोकल मैन्युफैक्चरर्स वर नॉट एबल टू कम्पीट विद दिस गुड्स, यानी कि बड़ी मात्रा में जो ब्रिटिश थे वो मशीनों ने भारतीय बाजार में माल भर दिया और जो स्थानीय विनिर्माता थे वो इन वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए. ठीक है. आगे हमारा आता है द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्री आर मेंशन बिलो, यानी कि कुछ कॉजेज दे रखे हैं किसके डेक्लाइन के. जो स्वदेशी जो इंडस्ट्री थी उनकी डेक्लाइन की, उनके अंत होने की. जैसे फर्स्ट है ओवर बियरिंग द ब्रिटिश रूलर्स, यानी कि ब्रिटिश शासकों का हमला. पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने ट्रेड को एक तरह से रोबेरी में चेंज कर दिया. ठीक है. दे कमिटेड ऑल काइंड्स ऑफ
एट्रोसिटीज़ ऑन द क्राफ्ट पर्सन, यानी कि उन्होंने शिल्पकार पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। अगर वे कंपनी के लिए काम करने के लिए इनकार करते थे तो वे क्या करते थे, अपने अंगूठे काटने का ऐसा कार्य करना चाहते थे कि भाई अगर वो मना करते थे तो उनके अंगूठे काट दिए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड फ्री ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया एंड इट्स अपोजिट्स इन इंग्लैंड, यानी कि भारत में तो मुक्त व्यापार नीति और इसके विपरीत इंग्लैंड में लागू कर दिया। यानी कि भारत में जो व्यापार होता था वो मुक्त व्यापार होता था, जैसे कि टू इंक्रीज द सेल ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया सामान था उसको इंडिया में बेचने के लिए इंक्रेज करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे उन देयर इम्पोर्ट्स टू इंडिया वर एन्यूल्ड, यानी कि भारत को उनके व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरी ओर जब जो इंग्लैंड को निर्यात किए जाने पर भारतीय माल पर अधिक शुल्क लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ सपोर्ट बाय द इंडियन रूलर्स, यानी कि जो इंडियन रूलर्स थे उनके द्वारा सपोर्ट की कमी थी, यानी कि वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। ग्रेजुअली जो स्टेट्स ऑफ इंडिया की जो स्टेट्स थी वो फेल इन टू द ब्रिटिश हैंड्स, मतलब ब्रिटिश हैंड्स में थी, बिल्कुल बिल्कुल जो रूलर्स थे इंडिया के वो ब्रिटिश के हाथों में थे। और उसका परिणाम क्या निकला, जो रूलर्स थे वो अपनी पोजीशन को लंबे समय तक एक्सटेंड नहीं कर पाए और वो सपोर्ट नहीं कर पाए किसी भी आर्टिशियंस को और उनके प्रोडक्ट्स को इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, आगे हमारा आता है चीपर गुड्स, यानी कि सस्ता जो सामान था, जो न्यू मशीन्स थी ब्रिटिश की वो प्रोड्यूस करती थी गुड्स को किस पे, लो कॉस्ट पे, यानी कि बहुत कम कीमत पे। और उसका रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ दैट, और इसका रिजल्ट क्या निकला, जो हैंडमेड गुड्स थी यानी कि हाथों के द्वारा जो सामान बनाया जाता था इंडियन क्राफ्ट्समैन के थ्रू, वो लंबे समय तक कंप्लीट नहीं कर पाए किसको, मशीन्स के द्वारा बनाए गए सामान को। ठीक है, आगे हमारा फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट का फास्ट मीन्स साधन जो था वो जैसे रेलवे जो थी वो हेल्प करती थी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की उनको किसके में विलेज में पहुंचाने के लिए किसी भी कंट्री से ईजीली अप्रूटेड दैन इंडियन प्रोडक्ट्स उन्होंने क्या किया, अप्रूट किया, यानी कि इसका क्या निकला, जो इंडियन प्रोडक्ट्स था वो अप्रूट यानी कि उखड़ता चला गया। ठीक है, आगे है इग्नोरिंग इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंडिया, यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट था उसको इग्नोर किया गया। जो ट्रेजिडी थी आर्टिशियन की और क्राफ्ट पर्सन की भारत में वो बढ़ नहीं पाई, उसको इग्नोर किया गया किसके द्वारा, भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, थस द रून्ड आर्टिशियन, और जो बेसहारा क्राफ्ट पर्सन थे बर्बाद हो चुके थे, कौन, आर्टिशियन और क्राफ्ट पर्सन, उनको एक फ्यू अपॉर्चुनिटी मिली किसके लिए, इंडियन पीपल के लिए, अपने अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, विकल्प के तौर पे उनको अपना एम्प्लॉयमेंट के विकल्प के तौर पर ये उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आगे है डिक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे सामान की डिक्रीज होने लगी, जैसे कि एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, क्रांति आई इंडस्ट्रीज़ की, वो ब्रिटिश प्रोग्रेस करने लगी, उसमें देयर वॉज अ कंपटीशन, वो क्या था, भारत के लिए कंपटीशन, इंडियाज़ मटेरियल के लिए, भारत के मटेरियल के लिए कंपटीशन था। और इस प्रकार जो आर्टिशियन थे वो अपने ना कि सिर्फ पैट्रोन्स को बल्कि रॉ मटेरियल को भी क्या होते चले गए। ठीक है, आगे हमारा आता है ग्रोथिंग इंडस्ट्रीज इन द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रीज थी उसके ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेरियस इंडियन गुड्स थे वो वर मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड होते थे वो। ठीक है, जिनको क्या थी, ज़रूरत पड़ती थी एक पर्सन की उनको कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल आर्टिशियंस और क्राफ्ट पर्सनस की। लेकिन जो इंडियन गुड्स थे कुड नेवर वो compete नहीं कर पाए मशीन मेड इंग्लिश गुड्स को, यानी कि इंग्लिश के जो मशीन के द्वारा बनाए गए सामान थे उनको compete नहीं कर पाए क्योंकि वो चीपर, सस्ते और मोर अट्रैक्टिव होते थे। और हैंस इसी प्रकार जो इंडियन क्राफ्ट्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स थे जैसे कि कॉटन और सिल्क क्लॉथ थे वो compete नहीं कर पाए किसको, फॉरेन गुड्स को। ठीक है, जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, कहाँ पे, बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई है, इन 1854 में। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि
स्लो ग्रोथ, इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ था वो बहुत धीरे धीरे, उसका वो भी एक कारण था। जैसे लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, प्रॉपर प्रोटेक्शन की कमी थी। जो ब्रिटिश थे वो इंटरप्राइजेज़ को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देते थे, जो प्रतिष्ठान थे उनको नहीं देते थे वो प्रॉपर प्रोटेक्शन। एंड नेक्स्ट हमारा आता है डिस्करेजमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा निराशाजनक क्या था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिर्फ ओनली इंडस्ट्रीड इन विच द, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी अपनी मनी को पुट करती थी, सिर्फ उसी को इंक्रेज करती थी, दूसरी इंडस्ट्रीज को वो डिस्करेज करती थी। ठीक है। हाई रेलवे फ्रेंच चार्जेज, यानी कि जो फ्रेंच चार्जेस क्या होता है, जो माल का भाड़ा होता है रेलवे का, वो भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। तो जो द रेलवे फ्रेंच चार्जेस वर हायर फॉर लोकेशन, यानी कि जितनी दूर आप लोकेशन आपकी होगी उतना पोर्ट से, किले से, उतना ही ज़्यादा आपका भाड़ा लगेगा। ठीक है। तो ये शो करता था कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे वो ट्रांसपोर्टेड के लिए भारतीय मार्केट्स के लिए बहुत महंगी पड़ती थी, किसके कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है। आगे हमारा आता है हैरेसमेंट फॉर गेटिंग लाइसेंस। हैरेसमेंट क्या होता है, कष्ट देना, उत्पीड़न करना, किसी को परेशान करना, किसके लिए, लाइसेंस के लिए। तो जो व्यापारी थे, व्यवसायी जो थे वो कम्प्लीटली हैरेस्ड किए जाते थे लाइसेंस के लिए, या फिर किसी भी फाइनेंस को ऑर्डर में लाने के लिए, जो इस्टेब्लिश्ड और रन इंडस्ट्रीज थी उनके व्यापारियों को। ठीक है। आगे आता है लैक ऑफ फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो तकनीकी एजुकेशन थी उसकी फैसिलिटीज़ में कमी। देर वर ऑलमोस्ट, यानी कि कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो कि क्या करती थी, कुड स्ट्रेंथ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि उद्यमवर्ती जो थे उनको, वो बिल्कुल अकेले रह गए थे, वो अपनी उसको ग्रोथ नहीं कर पाए। ठीक है। आगे हमारा आता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में भी कमी थी। उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में जो कमी थी वो उन्होंने क्या किया, एक तरह से वो बाधा थी किसी में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक तरह से वो बाधा के रूप में आई। आगे हमारा आता है डिस्करेज्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हैवी इंडस्ट्री थी उनके इस्टेब्लिशमेंट में डिस्करेज, बाधा आना। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो डिस्करेज करती थी हैवी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, जैसे कि कोई हैवी मशीनरी हो गई, एज लाइक आयरन, स्टील, जो कि क्या थी, रैपिड इंडस्ट्रीज के लिए, जो तेज़ी से औद्योगिकरण के लिए आवश्यक था ना, वो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो उसी को इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती। जैसे कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको हम TISCO टिस्को भी कहते हैं, वो सेटअप करी गई थी जमशेदपुर में, कब, 1907 में, किसके द्वारा, बाय जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है। पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी कि पॉलिटिकल टर्मोइल होता है हमारा जो राजनीतिक है उसमें कोई हलचल। जो पॉलिटिकल इल्मोई था वो एक तरह से अलोंग विद एबोलिश टू द, यानी कि जो रियासतों के उन्मूलन था, यानी कि रियासतों का जो उन्मूलन होता चला गया, उसके साथ साथ जो राजनीतिक उथल पुथल थी उसमें भी उद्यमशीलता को बढ़ावा नहीं मिला। ठीक है। मल्टी करेंसी सिस्टम, यानी कि जो प्रेविलेंस होते हैं, यानी कि जो प्रसार और मल्टी करेंसी सिस्टम का जो प्रसार हुआ वो एक तरह से उसने अफेक्ट किया किसको, ट्रेड इन्वायरमेंट को, उसकी ग्रोथ में। ठीक है। उन्होंने उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। डिस्पाइट द अबो प्रॉब्लम्स, इन सारी जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स पढ़ी, इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल का वो 17वीं सेंचुरी में इंक्रीज़ हुआ। और इस काल के दौरान जो इंडियन मर्चेंट का ग्रुप था वो एक जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन बनाया उन्होंने, किसके लिए, यूरोप कंपनीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए। और परिणाम क्या निकला, एक बड़ी मात्रा में जो टेक्सटाइल था वो एक्सपोर्ट होने लग गया यूरोपियन मार्केट्स में, उनकी फेवरेबल ट्रेड टर्म्स के बेस पे। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जिसे आप दोबारा से रीड करेंगे, सेल्फ रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो इस लेसन को आप दोबारा से रीड ज़रूर करेंगे। ठीक है। नाउ सी योर एक्सरसाइज वर्क। Here you can see your question number A, B, C and D. And the question number A is your MCQs. And the first, second and third तीनों में आंसर आएगा आपका C और फोर्थ में आएगा D. ओके। एंड सेकेंड इज बी क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स, एंड फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर ट्रू। ओके।
थर्ड क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज आपका जो क्वेश्चन नंबर डी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ग्रुप, यहाँ से शुरू करके उसको कंप्लीट कर देंगे टू इंडियन इकोनॉमी। ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर टू इज ओवर बियरिंग ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, उसको कंप्लीट कर देंगे एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड। ओके। And the answer number three is the British imperialism broke down the entire structure of Indian society and economy. और फोर्थ क्वेश्चन भी आप कंप्लीट यहाँ से देख के कर लेंगे, ठीक है। एंड नाउ हेयर यू कैन सी योर आंसर नंबर ई, और आंसर नंबर ई का फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर शुरू करेंगे द ब्रिटिश पॉलिसी ऑलमोस्ट, और उसको कंप्लीट कर देंगे compete with these goods। ओके। एंड द सेकेंड आंसर इज ओवर बियरिंग ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, और उसको कंप्लीट कर देंगे डिक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके। एंड ऑल द एक्सरसाइज वर्क यू हैव टू डू इन योर बुक एंड नोटबुक ऑल्सो, एंड ऑल्सो लर्न इट, रिमेंबर, एंड ऑल्सो राइटिंग शुड बी क्लियर। ओके।